ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। आज हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये यू टेट का है, उत्तराखंड टेट, ठीक है। और जो आपका पेपर हुआ था ये 2019 में हुआ था, लेवल 2 वालों के लिए है। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर, मानसिक निरूपण मतलब जहाँ पे बच्चे के अंदर मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डेवलप हो जाता है, संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। सबसे पहले आती है संवेदी प्रेरक 0 से 2, फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और फिर आती है औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15। ये चारों क्या है, जीन पियाजे की विकास की अवस्थाएं हैं। इनकी थ्योरी का नाम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने कुछ वर्ड्स दिए थे। पहला है स्कीमा। स्कीमा होता है आपका बंडल ऑफ मेमोरीज, जहाँ पे आप अपने दिमाग में जितनी भी मेमोरीज होती है उनको स्टोर करके रखते हैं और जब आपको जरूरत होती है यू कैन इजीली यूज देम। ठीक है, तो ये क्या है आपका स्कीमा होता है। एक इन्होंने वर्ड दिया था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है जहाँ पे हम प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा जो होता है उसको चेंज किए बिना हम नया स्कीमा जो है उसको ऐड करते जाते हैं। एक होता है आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है जिसमें हम प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा जो होता है उसको थोड़ा सा चेंज करके उसमें नए स्कीमा को ऐड करते हैं। ठीक है। एक होता है इक्विलिब्रियम, जिसे हम बोलते हैं संतुलन। उसमें क्या होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों में ही बैलेंस बनाया जाता है। आई जस्ट होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ पे बोला है कि बच्चा किस स्टेज में मानसिक निरूपण पर सक्रियाओं को निष्पादित करता है, मतलब बच्चा मेंटली जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करने लग जाता है। तो जहां पे भी बच्चा मेंटल रूप से इक्वेशंस को सॉल्व करने लगेगा तो वो क्या होता है आपका, दैट वुड बी योर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है उस स्टेज में बच्चा अपने आप क्या करता है, अपने ब्रेन में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अगर संवेदी गामक में आपसे पूछे संवेदी प्रेरक में, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है जो आपको याद रखनी है, वो है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व। इसमें क्या होता है, बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके श्योर होता है, चाहे वो उसको टच कर पाए चाहे नहीं कर पाए, कि जो ऑब्जेक्ट है वो घर में ही प्रेजेंट है। ठीक है। और अगर आपसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक तो मानसिक निरूपण होता है, मतलब मेंटल रूप से बच्चा इक्वेशन सॉल्व करने लग जाता है। मूर्त रूप से अगर कोई चीज दिखाई देगी तो बच्चा उस पर रीजनिंग भी करेगा। तीसरी चीज जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चे में कंजर्वेशन का गुण डेवलप हो जाता है, कैपेबल ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई 2 बीकर है, एक लंबाई में है और एक चौड़ाई में है, दोनों के अंदर पानी जो है वो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में ये गुण नहीं होता है कि वो ये चीज समझ सके कि दोनों में ही इक्वल वॉल्यूम है वाटर का। वो क्या सोचेगा, इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन होता है उसमें बच्चे में ये समझ आ जाती है कि चाहे बीकर किसी भी साइज का हो, आउटर वेसल किसी भी साइज की हो, दोनों में जो क्वांटिटी होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ क्या होगा, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आपका डिडक्टिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेफरेंस टू लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी कि जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, चाहे डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, डिसकैलकुलिया हो, अफेजिया हो, डिस्फेजिया हो, लर्निंग डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं। दे हैव डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन, बिल्कुल सही बात है। ये जो बच्चे होते हैं ना जिनमें लर्निंग डिसऑर्डर होता है उनमें अवधान जो है उससे जुड़े विकार होते हैं, मतलब दे कैन नॉट बी अटेंडिव मोर देन 2 to 3 सेकेंड्स। उनका ध्यान बार बार भटकेगा, क्लास के बाहर देखेंगे, पेड़ देखने लग जाएंगे, बट दे कांट बी अटेंडिव। एक आपने डिजीज सुनी होगी ADHD, हाइपर एक्टिविटी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये जो डिजीज होती है उसमें सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर अटेंशन डिसऑर्डर होता है। दे हैव गुड मोटर कोऑर्डिनेशन एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी, नहीं, इनके अंदर ना तो कोई मोटर कोऑर्डिनेशन होता है प्रॉपर, ठीक है, और ना ही इनके अंदर मैनुअल डेक्सटेरिटी होती है, मतलब ना तो इनमें पेशीय समन्वय होता है। मोटर कोऑर्डिनेशन होता है जहाँ पे आपके स्थूल गामक कौशल और फाइन मोटर स्किल, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करती है, जैसे खाना खुद अपने हाथ से खाना, जैसे आपका सिलाई कढ़ाई बुनाई करना या फिर शूज की लेस बांधना, ये सब क्या होते हैं आपके मोटर स्किल्स होती हैं। हस्त निपुणता,
हस्त निपुणता का मतलब होता है जो आप बारीक काम करते हो, तो इनके अंदर इसमें कोई गुड मोटर स्किल्स नहीं होती हैं। दे फेल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो ओरल डायरेक्शंस, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करते हैं, जो मौखिक अनुदेश होते हैं, मान लीजिए टीचर ने कोई भी इंस्ट्रक्शन इनको दिया, जैसे ओपन योर बुक, जस्ट राइट डाउन दिस डायग्राम, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, तो इस केस में क्या होता है, इन बच्चों को ना तो ये चीज़ें समझ में आती हैं और वो ना ही उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका 1 and 3 विल बी करेक्ट, सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है कलर्स ऑफ रेनबो आर रिमेंबर्ड। जो रेनबो होता है उसके जो कलर्स होते हैं उनको हम कैसे याद रखते हैं, विबग्योर, करेक्ट। विच टेक्निक ऑफ एनहेंसिंग मेमोरी इज दिस। तो यहाँ पे विबग्योर जो वर्ड हमने याद किया है, इसको याद रखने में कौन सी टेक्निक हमने यूज की है, कीवर्ड मेथड, मेथड ऑफ लोकी, चंकिंग, फर्स्ट लेटर टेक्निक। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट लेटर टेक्निक। फर्स्ट लेटर टेक्निक कैसे है, मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है, इसमें से जब लाइट पास होती है तो उसके 7 कलर बनते हैं। ये आपका वॉयलेट रिप्रेजेंट करता है, तो हमने इसका पहला लेटर ले लिया। ये इंडिगो होता है, इसका हमने पहला लेटर ले लिया। ये ब्लू है, उसका हमने पहला लेटर लिया। ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज और ये रेड, इन सब के हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर को यूज कर लिया। दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट लेटर टेक्निक। कीवर्ड मेथड क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई पैरा याद करना है, तो हम छोटे छोटे से जो कीवर्ड्स हैं उनको उसमें से निकाल लेते हैं। मेथड ऑफ लोकी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज को लेके उसको सेंटर में रख के हम पूरा उस चीज को रिमेंबर रखते हैं। ठीक है। चंकिंग क्या होता है, चीजों को छोटे छोटे उसमें तोड़ना, जैसे हम माइंड मैपिंग करते हैं ऐसे ही हम क्या करते हैं, चीजों को छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, think rationally and use available resources effectively when faced with challenges is, यानी कि जो पर्यावरण है उसको समझना, सहविवेक चिंतन, किसी भी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध जो संसाधन है उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता क्या कहलाती है। आप जब एनवायरनमेंट को समझ रहे हो, ब्रेन लगा के चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, अपनी चीज़ों को लेके सोच रहे हो, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका आप सामना कर रहे हो, अगर कोई भी डिजास्टर होता है नेचुरल या कोई हर्डल आ रहा है, तो आपके पास जितने भी रिसोर्स है उनको कितना इफेक्टिव तरीके से आप यूज़ कर पाते हो, ये जो कैपेबिलिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी होती है आपकी कि एक होता है एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, एक होती है इंटरनल पर्सनैलिटी। ठीक है। बुद्धि होती है आपकी, और यहाँ क्या बोला है, चिंतन। चिंतन और पर्सनैलिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंस विल बी करेक्ट। ठीक है। क्यों, क्योंकि जहां बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो क्या करेगा, चीजों को समझना। समझना कब आएगा, आप चीजों को कब समझते हैं, जब आप दिमाग लगाते हैं। चीजों को एनालाइज कब करते हैं, चीजों को कब थिंक करते हैं, जब दिमाग लगाते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, दिमाग में सोचते हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एप्टीट्यूड होता है कि किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट होता है, किसी को मेहंदी में इंटरेस्ट होता है, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, किसी को स्कूल बंक करने में इंटरेस्ट होता है, दैट इज योर इंटरेस्ट। ठीक है। और व्यक्तित्व क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी, आप किस तरीके से लोगों के सामने अपने आप को रखते हो। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। In which psychological technique a systematic, organized and objective record of employing behavioral occurring naturally in real time is prepared। किसी भी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दिशा, नेचुरल कंडीशन में जो भी बच्चा कर रहा है, घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहार परक घटनाएं, मतलब जो भी वो उस सडन मोमेंट जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं उनका व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑब्जर्वेशन। क्यों होगा ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट क्या होती है, जब बच्चा खुद की रिपोर्ट खुद तैयार करता है। जैसे सेल्फ असेसमेंट होता है जिसमें बच्चा खुद का आकलन खुद करता है, यही उससे ही सिमिलर है। सेल्फ रिपोर्ट में क्या करता है, बच्चा खुद की रिपोर्ट खुद तैयार करेगा कि कहाँ वो लैग कर रहा है, कहाँ उसने इंप्रूव किया है, कहाँ चीजें अच्छे से हो रही हैं। व्यक्ति अध्ययन क्या होता है, केस स्टडी। हम एक बच्चे की केस स्टडी बनाते हैं, जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं उस केस में हम इस चीज को यूज करते हैं। केस स्टडी क्या होती है, जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एक फाइल बना के देता है ना, दैट इज योर केस स्टडी। एक होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, दो लोग आमने सामने बैठे रहते हैं, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एंड यू विल बी आंसरेबल टू हिम।
तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल कंडीशंस, ये सारी चीजें क्या होती है, फिक्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन होगा उसमें क्या होती है, तात्क्षणिक व्यवहार परक घटनाएं हैं, मतलब नेचुरल इंसिडेंट्स होंगे, और उसको प्रॉपर तरीके से, संगठित तरीके से और ऑब्जेक्टिव तरीके से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन में ही तैयार करते हैं। यहाँ ये वर्ड याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ ढंग से। एक होता है व्यक्तिनिष्ठ और एक होता है वस्तुनिष्ठ, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ क्या होता है आपका, ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ये क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, इसमें इंसान खुद से करता है। व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी, ये भी व्यक्तिनिष्ठ होता है। साक्षात्कार व्यक्तिनिष्ठ होता है। किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है। इन विच टाइप ऑफ लर्निंग प्रोसेस जनरली ये सब्जेक्ट इज पैसिव। सब्जेक्ट कहाँ पैसिव होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में, ऑपरेंट कंडीशनिंग में, कॉग्निटिव लर्निंग में, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है वो दी थी आपकी बीएफ स्किनर ने। तो इसमें तो आपका जो सब्जेक्ट है वो हमेशा एक्टिव होता है। बिल्ली क्या करती है, बार बार लिवर दबाती है, तभी तो वो बार बार उसको खाना मिलता है, तो ये तो बिल्कुल एक्टिव हुई। कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है, इसमें आप हमेशा अपने दिमाग का यूज करते हो, तो यू कांट बी पैसिव। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होती है, साधनात्मक कंडीशनिंग, जिसमें आप अपने आप को हमेशा एक्टिव रखते हो, ठीक है। लेकिन जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है ये किसने दी थी, पावलोव ने। जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो हमेशा कैसा होता है, पैसिव, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। लर्निंग प्रोसेस जो होती है उसमें सब्जेक्ट कहाँ पैसिव होता है, हमेशा जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, जो किसने दिया था, इयान पेट्रोविच पावलोव ने। इनकी थ्योरी का नाम क्या है, एस थ्योरी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था स्टिमुलस पे, ठीक है। क्योंकि कुत्ता लार कब टपकाता है, जब खाना उसको सामने दिखता है। सो द सब्जेक्ट इज पैसिव। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनएक्टिव मेमोरी। एक होती है एक्टिव मेमोरी और एक होती है इनएक्टिव मेमोरी। तो इनएक्टिव मेमोरी जो है वो किसको बोलते हैं, सेंसर मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड स्टोरेज। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसे हम बोलते हैं इनएक्टिव मेमोरी। मान लीजिए आप किसी के शादी में गए, ठीक है, आज से 6 साल पहले गए, तो आप वहां 2-3 लोगों से मिले। अब मान लीजिए लंबे टाइम पीरियड के बाद वो आपको फिर से मिले, तो सडनली आप क्या करते हो, रिकॉल करने की कोशिश करते हो कि आपको पहले भी कहीं देखा है। और चीजों को जब आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो या एनालाइज करने की कोशिश करते हो, तब आप अपने दिमाग पे जोर डाल के याद करते हो कि अरे यहाँ देखा था। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है आपकी, एक दिमाग के किसी कोने में फिट रहती है और वो क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है। आप लोगों से मिले और फिर उनको भूल जाते हैं, या फिर कोई काम आपने किया, उसको कोई सामान कहीं रखा और फिर हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन एक लंबे टाइम के बाद जब आप उसको याद करते हो तो वो क्या होती है, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, 1 या 2 सेकंड के लिए जब आप किसी चीज को याद रखते हो, मान लीजिए कोई पेन आपने अभी रखा और 2 मिनट बाद आपको वो चाहिए, दैट इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, लॉन्ग टर्म मेमोरी। नीड फॉर अचीवमेंट इज, जो उपलब्धि की आवश्यकता होती है वो इनबॉर्न मोटिव है, बायोलॉजिकल मोटिव है, एक्वायर्ड मोटिव है, सेफ्टी मोटिव है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। एक्वायर्ड मोटिव होता है जो बाहर से अर्जित किया जाता है, ठीक है। इनबॉर्न मोटिव होता है जो आपका इनबिल्ट होता है, मतलब जन्मजात आपके जो प्रेरक होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इनबॉर्न मोटिव। जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई, क्रोध हो गया, जितने भी इमोशंस होते हैं, बायोलॉजिकल नीड होती है, दैट ऑल आर इनबॉर्न मोटिव। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा आप इरिटेट होंगे। तो जो अब्राहम मैस्लो है उन्होंने एक पिरामिड दिया था, ठीक है। उसमें क्या था, सेफ्टी मोटिव होता है आपका, जिसमें आपको सेफ्टी चाहिए होती है, ठीक है। उन्होंने जैसे बायोलॉजिकल नीड्स बताई थी, भूख हो गया, प्यास हो गया, नींद हो गई, क्रोध हो गया, प्यार हो गया, फिर उसकी एक सेफ्टी चाहिए होती है हमें, ठीक है। एक हमको स्नेह सम्मान चाहिए होता है। ये सारा उन्होंने एक पिरामिड बताया था और उसमें उन्होंने 5 लाइनें जो है वो बताई थी। तो जो उपलब्धि होती है उसकी जो आवश्यकता होती है दैट इज एक्वायर्ड। ये क्या होती है, अर्जित अभिप्रेरक है, मतलब आप इसको एक्वायर करते हो। अब ये इनबिल्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं मिला तो आप मर जाओगे, अगर खाना ना मिले तो हम मर जाएंगे, सोने को ना मिले तो हम मर जाएंगे। तो वो क्या होता है, बायोलॉजिकल मोटिव होता है, इनबॉर्न मोटिव होता है, सेफ्टी मोटिव अलग होता है। लेकिन एक्वायर्ड मोटिव में क्या होगा, एक्वायर्ड मोटिव इज ऑल अबाउट कि आप कैसे उस चीज को अर्जित करते हो, ठीक है। समाज में रहने के लिए तो हम क्या करते हैं, अपनी एक पोजीशन होल्ड करने के लिए हम एफर्ट्स डालते हैं, दैट इज कॉल्ड योर अचीवमेंट। और वो क्या होता है आपका एक्वायर्ड मोटिव। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, छोटे से टाइम पीरियड के लिए सस्टेन करती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज लिमिटेड, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है।
इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो 20 से 30 सेकंड होता है। पहली बात तो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो ड्यूरेशन कैसा होगा 20 से 30 सेकंड। मान लीजिए आपने चाबी कहीं रखी, 2 मिनट बाद आपको चाहिए तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, तो वो क्या होता है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसका स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड होता है नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है उसमें स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। हम चीज़ों को अपने दिमाग में भरते जाते हैं भरते जाते हैं भरते जाते हैं, और जब कभी वो रिकॉल करते हैं हम तो वापस से वो इल्यूमिनेट होती है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, बिल्कुल सही बात है। जो मेमोरी सस्टेन ही 20 से 30 सेकंड के लिए कर रही है तो उसका स्टोरेज कितना होगा, बहुत कम होगा। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 विल बी करेक्ट। सो द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। If a student doesn't want to study as well as he doesn't want to be unsuccessful in the examination, then in this situation he is facing which type of conflict? मान लीजिए कोई बच्चा है जो पढ़ना भी नहीं चाहता, परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता, तो ऐसी परिस्थिति में वो किस संघर्ष का सामना कर रहा है? तो 4 टाइप की चीज होती है। एक होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उपागम उपागम। एक होता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, परिहार संघर्ष। एक होता है अप्रोच अवॉइडेंस, उपागम परिहार संघर्ष। एक होता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस, यानी कि बहु उपागम परिहार संघर्ष। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, संघर्ष क्या होता है, जब आपके सामने कोई 2 चीजें होती हैं और जिसमें आपको ये समझ में नहीं आता हम कौन सा काम करें और कौन सा काम नहीं करें, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, आप चीजों को लेकर परेशान होते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, दैट इज कॉल्ड योर कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ क्या है, ही डजंट, वो फेल नहीं होना चाहता है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ना भी नहीं है। दोनों ही क्या है, परिहार है, मतलब दोनों ही क्या है आपके अवॉइडेंस है। वो पढ़ने को भी इग्नोर करना चाह रहा है, लेकिन वो साथ में क्या कर रहा है, एग्जाम में फेल होने को भी इग्नोर करना चाह रहा है। तो दोनों ही चीज क्या हो गई, उसकी नेगेटिव हो गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो 10 में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ये कब होता है, जब किसी भी इंसान को 2 नेगेटिव जो गोल होते हैं उनमें से किसी एक को चुनने के लिए आप फोर्स करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही उसके अवांछित लक्ष्य हैं। क्यों, क्योंकि उसको पढ़ना भी नहीं है और उसको फेल भी नहीं होना है। तो उसमें से चुनने के लिए वो किसको मतलब चुने, तो उसमें क्या है, उसको दिक्कत आती है। तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ। तो वो क्या करता है, दोनों विकल्पों में से कोई भी उसको विकल्प पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसको एक ऑब्जेक्ट चुनना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 10वीं के बाद आर्ट्स लेना चाह रहा है, लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि मैथ्स ले ले, लेकिन वो ऐसा करने से अगर मना करेगा तो उसके फादर क्या है, चिल्लाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या है, दोनों ही चीजें नेगेटिव हो गई। उसको मैथ भी नहीं लेनी है, उसको आर्ट लेनी है, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके फादर जो है वो चिल्लाएंगे, ठीक है। एक होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसमें 2 पॉजिटिव चीजें होती हैं जिनके बीच में बच्चे के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता है और उसे कोई एक चीज सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए बच्चे की छुट्टी है, ठीक है। अब बच्चे की जो छुट्टी चलती है समर वेकेशन, उसमें मान लीजिए पेरेंट्स ने 2 चॉइस दी, मैक्सिको चलना है कि यूएस चलना है घूमने। तो उस केस में क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार कौन सी जगह जाए, तो वो चीज हो जाती है। अगर हम अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इसमें एक चीज तो बहुत अच्छी होती है और एक चीज बुरी होती है। उन दोनों में से किसी एक चीज को हमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स ने आपको बोला कि अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आते हो तो आपको एक बाइक दे दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाते हो तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको करना नहीं है। लेकिन दूसरी चीज पॉजिटिव क्या हुई कि आपको बाइक दे दी जाएगी। तो ये क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच होती है। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस क्या होता है, इसमें किसी को मतलब जो वांछनीय अप्रोच होती है ना, मतलब जो उपागम है, पॉजिटिव जो चीज होती है वो तो मल्टीपल होती है, लेकिन जो परिहार होता है वो भी मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वांछनीय और अवांछनीय दोनों में ही 2 से ज्यादा चीजें होती हैं जिनमें से किसी एक चीज को हमको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई सिटी है, वो बहुत चीप है, वहां पे आप इजीली जाके मतलब वो चीज अफोर्डेबल सिटी है। कोई भी आप एक सिटी ले लीजिए, दैट इज योर अफोर्डेबल एंड दैट इज मोर टू योर बजट, लेकिन वहां पे घूमने के लिए कोई भी जगह नहीं है, ठीक है, आपको वहां मजा नहीं आएगा। लेकिन कोई जगह ऐसी है जहां आपको घूमने जाने का मन है, लेकिन वो क्या है, आउट ऑफ बजट है। तो उस केस में क्या होता है, आपका बहुउपागम परिहार संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। आप कितना डाइवर्सिफाइड तरीके से चीजों को सोच सकते हो। मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाए या किसी भी चीज पे कुछ लिखने को दिया जाए, तो आप कितना मल्टीपल तरीके से उसको दिमाग लगा के कर सकते हो। तो
तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट सीक्वेंस बताना है कि क्रिएटिव थिंकिंग कैसे होती है। प्रिपरेशन, वेरिफिकेशन, इल्यूमिनेशन, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन। इंक्यूबेशन कभी भी पहले नहीं आता है, ठीक है, कभी नहीं आएगा पहले। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, वेरिफिकेशन, इल्यूमिनेशन। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले आता है प्रिपरेशन। आप क्या करते हो, ये सबसे पहली स्टेप होती है, ठीक है, जिसमें कोई भी थिंकर जो होता है, कोई भी क्रिएटिव थिंकिंग अगर रख रहा है तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को सबसे पहले क्रिएट करेगा, ठीक है, और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप क्या करते हो, चीजों को इकट्ठा करते हो। मान लीजिए आपने कोई भी प्रॉब्लम ढूंढ ली, अब उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप सामान भी तो इकट्ठा करोगे, तो इसमें दिन भी लग जाते हैं, हफ्ते भी लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं, ठीक है, और आप काफी उनके बाद भी, मतलब काफी एफर्ट्स के बाद भी हो सकता है आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिले, तो वो क्या होता है आपका प्रिपरेशन। नेक्स्ट होता है आपका इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन इज योर, हिंदी में बोलते हैं इसको उद्भवन। इंक्यूबेशन क्या होता है, इसमें आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप क्या करते हो, दिमाग पे जोर डालते हो, ठीक है, आप बहुत सारी कॉग्निटिव जो रीजनिंग होती है उसको अपने दिमाग में कम करोगे, ठीक है, मतलब आप दिमाग में चीजों को लेके चलते रहेगा, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है, इसमें अचानक से आपके दिमाग में बत्ती जलती है कि यार इसका एकदम से ये सोल्यूशन हो सकता है, तो वो कहीं से भी कहीं तक लेके उससे रिलेटेड ना हो, लेकिन हम क्या करते हैं, एकदम से आपके दिमाग में इंसाइट आती है, मतलब एक अंतर्दृष्टि आती है कि यार इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है। फिर होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है, इसमें हम इस चीज को सत्यापित करते हैं या फिर टेस्ट किया जाता है कि जो ऑप्शन आपने ढूंढा है वो उसमें फिट हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। कई बार हो सकता है कि आपने जो ऑप्शन ढूंढा हो वो उसमें फिट ना हो, तो कई बार हमारे दिमाग में नेगेटिविटी भी आ जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, सबसे पहले प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन मतलब प्रॉब्लम को तैयार करना, उसके पॉसिबल आंसर ढूंढना, आंसर ढूंढने के बाद कई बार हो सकता है आपको आंसर्स भी ना मिले। इंक्यूबेशन क्या होता है, ये खाली पीरियड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब हम दिमाग में जोर डालते हैं कि कैसे चीजें हो सकती हैं, क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसमें पूरा आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है। इसमें आपका जो काम होता है ना बिल्कुल फिक्स रहता है। इल्यूमिनेशन में क्या होता है, एकदम से आपके दिमाग में कोई पॉसिबल आंसर आएगा, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, ठीक है, और अब हम उसको क्या करते हैं, दिमाग में एक इंसाइट हमको मिलती है। फिर होता है वेरिफिकेशन, जो आंसर आपने सोचा है क्या वो वाकई में उसमें फिट हो भी रहा है या नहीं। नेक्स्ट है, इन दिस टाइप ऑफ रीजनिंग ए पर्सन ट्राइज टू रीच एट स्पेसिफिक कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड फैक्ट्स एंड रूल्स। जो चीज पहले से ज्ञात होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, किस बेसिस पे, प्री डिटरमाइंड फैक्ट और रूल्स के बेसिस पे। तो ये क्या होगी आपकी डिडक्टिव अप्रोच, जिसे हम बोलते हैं निगमनात्मक सोच। आगमनात्मक तर्क क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो विशिष्ट है, विशिष्ट से हम सामान्य की तरफ जाते हैं, ठीक है, इसमें हम उदाहरण से नियम की तरफ भगते हैं। बेसिकली इसमें याद रखिएगा, जो आगमनात्मक रीजनिंग होती है उसमें हम विशिष्ट से कहाँ जाते हैं, सामान्य की तरफ, जबकि जो निगमनात्मक तर्क होता है उसमें हम कहाँ जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट, ठीक है। जो निगमनात्मक थिंकिंग होती है ना, इसको यूजुअली हम कब यूज करते हैं, मैथ में, ठीक है, जो भी रीजनिंग वाली चीज होती है, रीजनिंग वाली चीज में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, जो भी हम रीजनिंग का काम करते हैं उसमें हमेशा हम निगमनात्मक थिंकिंग को यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो डॉग होता है, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, ठीक है, और मान लीजिए आपका एक पालतू कुत्ता है, तो आप ये चीज मतलब डिडक्टिव थिंकिंग आप क्या दे सकते हैं कि जितने भी पालतू जानवर होते हैं उसके कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। ये क्या करा आपने, उस चीज को सामान्यकरण कर दिया, उस चीज को आपने ये रिजल्ट निकाल दिया। क्यों, क्योंकि आपके पास एक पालतू कुत्ता था और आपको पता है कुत्ते के 4 पैर होते हैं, तो आपने क्या रिजल्ट दे दिया कि पालतू जानवर के 4 पैर होते हैं। जो इंडक्टिव थिंकिंग होती है ना, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें चीजें कंपेयर करनी हो, ठीक है, दो चीजों के बारे में जब कोई सिमिलैरिटी मालूम करनी हो या फिर उनके बीच का डिफरेंस समझना हो, तब हम किसको यूज करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच को। क्लियर, आई जस्ट होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। एनालॉजिकल जो होता है ना, सादृश्यवादी, इसमें हम क्या करते हैं, कोई 2 एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए झांसी की रानी है, ठीक है, आपने वो आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ा, अब उस बेसिस पे आपको क्या करना है, दूसरा कोई चीज है जिसके बारे में आपको उससे कंपेयर करके उसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इवेल्युएटिव।
इवेल्यूटिव होता है आपका आलोचनात्मक, ठीक है। आलोचनात्मक होता है जिसमें हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं, मतलब आप अपना तार्किक रीजनिंग जो है उसको अच्छे तरीके से इसमें यूज करते हो। तो यहाँ क्या होगा, डिडक्टिव अप्रोच विल बी द करेक्ट आंसर। द सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ रीजनिंग आर, जो तर्कना होती है, तर्क मतलब आप किस तरीके से चीज़ों को तर्क कर सकते हो। जो तर्क होता है ना उसमें हमेशा बच्चा अपने दिमाग को यूज़ करता है। बच्चे की जो चिंतन शक्ति है ना वो बहुत तेज़ी से विकसित होगी। इसमें जो सूचनाएं होती हैं आप बहुत जल्दी जल्दी अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, इकट्ठा करते हो। अब जब हम क्लास में डिबेट करते हैं तो कई बच्चे फेवर में बोलते हैं, कई बच्चे अगेंस्ट में बोलते हैं, तो हम बहुत तेजी से अपना दिमाग लगाते हैं और चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी अपने दिमाग में भरते जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कई बार क्या होता है बच्चे दूसरे जो बच्चे के क्लासमेट होते हैं उससे भी कई बार अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। आप तर्क तब कर पाओगे ना जब आपको प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई हो गई है। अगर आपको प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं होगी तो आप कैसे उस चीज़ को ऊपर तर्क करोगे। फिर जब मान लीजिए आपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया, कोई प्रॉब्लम है जिसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप डेटा कलेक्ट करोगे कि अब हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अनुमान तक पहुंचते हैं, कुछ ना कुछ हम निष्कर्ष निकालते हैं। जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आप उसका निष्कर्ष निकालोगे, किसी ना किसी एक अनुमान तक पहुंचोगे। फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो निष्कर्ष आपने निकाला है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद डेटा कलेक्ट करो कि उस प्रॉब्लम के क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, फिर निष्कर्ष जो है उसको ड्रॉ करो, फिर डिसीजन फिर एक्सपेरिमेंट करो जो भी निष्कर्ष निकाला उसके अकॉर्डिंग, और फिर डिसीजन को बनाओ। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। वर्बल स्किल्स आर जनरली एक्वायर्ड थ्रू, जो वर्बल स्किल होती है यानी कि जो शाब्दिक कौशल होते हैं वो सामान्यतः आप कैसे जो है अर्जित करते हो, याद करके, रिपीट करके, रिकॉल करके, रिकॉग्नाइज करके चीज़ों को कैसे याद करते हो आप। तो जो वर्बल स्किल होती है उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप क्या करो, मेमोराइज करो। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को मेमोराइज करोगे, याद करोगे, उतना ज़्यादा क्या करते हैं हम वर्बल स्किल्स को इम्प्रूव कर पाते हैं। मान लीजिए स्टेज पे कभी कुछ बोलना हो तो कई बार टीचर यही तो बोलता है कि सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट करना। जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे उतना ज़्यादा आपकी वर्बल स्किल स्ट्रांग होगी। चीज़ों को रिकॉल करना, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको वापस से चीज़ों को रिकॉल कीजिए। चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, जब आप वस्तुओं को पहचानते हो तो आप उसमें कंपेयर करते हो, कंपेयर करोगे तो आप दिमाग लगाओगे, तो उसमें क्या होती है आपकी वर्बल स्किल्स जो होती हैं वो यूजुअली अर्जित की जाती हैं, ठीक है। तो आप याद करके वर्बल स्किल को अर्जित करते हो, रिपीट करके अर्जित करते हो, रिकॉल करके अर्जित करते हो और चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके अर्जित करते हो। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है गर्ल्स इन मिडिल चाइल्डहुड अटैच, जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स इन मिडिल चाइल्डहुड अटैच मोर इम्पोर्टेंस to good relation and the family while boys may emphasize the importance of social, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि जो लड़कियां होती हैं वो मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड होता है आपका 6 से 12 साल का एज ग्रुप, वो अटैच होती हैं। और मतलब लड़कियां किसको इंपॉर्टेंस देती है मिडिल चाइल्डहुड में, और जो बॉयज होते हैं वो किसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो लड़कियां किसको इंपॉर्टेंस देती हैं, लड़कियां देती हैं इंटरपर्सनल आपकी रिलेशन को, ठीक है। जो पारस्परिक रिलेशन होते हैं लड़कियां इसको इंपॉर्टेंस देती है, जबकि जो लड़के होते हैं वो किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, आपके प्रेस्टीज यानी कि जो प्रतिष्ठा होती है उसको ये अपने इंपॉर्टेंस देते हैं। जो मिडिल चाइल्डहुड होता है ना उसमें बच्चा क्या करता है, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसमें अपनी तुलना अपने साथियों से करता है। इस एज का बच्चा ना कंपैरिजन में आ जाता है। अगर आप किसी दूसरे बच्चे की किसी बच्चे के सामने तारीफ कर दोगे तो थोड़ा सा जेलस हो जाता है। तो ये इस एज ग्रुप में होता है। तो इस एज में क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं वो तो पारस्परिक संबंध पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, मतलब परिवार के लोगों के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करती हैं। वो इस टाइम अपने इमोशंस को शेयर करेंगी, अपनी फीलिंग शेयर करेंगी। जबकि जो लड़के होते हैं वो प्रतिष्ठा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा रहता है कि वो लाइमलाइट में रहें, वो हमेशा ऊपर रहें, लोग उनको जाने पहचाने। तो वो क्या होता है, लड़कों का एक मेन फीचर होता है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। द वेज बाय विच वी कैन एनहेंस पॉजिटिव इमोशंस आर, जिस तरीके से हम पॉजिटिव जो इमोशंस हैं उनको एनहेंस कर सकते हैं, यानी कि
जो सकारात्मक संवेग हैं उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। डू रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सच एज मेडिटेशन एंड योगा, बिल्कुल सही बात है। जब आप बहुत परेशान होते हो या दिमाग में बहुत ज़्यादा आपके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं तो हम क्या करते हैं, यूजुअली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, किसी दूसरी जगह घूमने चले जाते हैं, किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनसे अपने आप दूर चले जाओगे। फाइंड हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़, जो भी आप डेली काम करते हो उसमें छोटी छोटी खुशियां ढूंढना, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करना। अंडरटेक एक्टिविटीज़ विच यू डोंट लाइक डूइंग, जब आप ऐसी एक्टिविटी करोगे आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव इमोशंस एनहेंस करने हैं, ना कि नेगेटिव इमोशन। और जबकि ये चीज़ क्या है, ये नेगेटिव इमोशन जो है उसको एनहेंस करने में काम आती है। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिनको करना आप पसंद नहीं करते हो। मान लीजिए आप ऑलरेडी परेशान हो, अब उस टाइम आपको कोई ज़रूरत से ज़्यादा इरिटेट करके बोले कि बाहर घूमने चलो, आपको नहीं जाना है, तो उस केस में क्या होगा, आप सामने वाले के ऊपर या तो चिल्ला दोगे या फिर कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे, तो वो क्या होगा, आपका एक नेगेटिव इमोशन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन और योगा। हम अपनी खुशियां ढूंढते हैं और सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं जो भी हम डेली लाइफ एक्टिविटीज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हु डिसकंटिन्यू स्कूल आफ्टर एनरोलिंग इन द स्कूलिंग सिस्टम, विद्यालय में मान लीजिए बच्चे ने नामांकन किया, अब बच्चा क्या करते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब स्कूल जो है वो छोड़ देते हैं। तो वो क्या है, ड्रॉप आउट रेट है, स्टेग्नेशन है, वेस्टेज है और रिटेंशन है। तो यहाँ क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, दैट इज कॉल्ड योर ड्रॉप आउट मिशन। आपको याद हो तो जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आया था, सर्व शिक्षा अभियान आया था, मिड डे मील आई थी, ये कुछ स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट स्कूल्स में रन की गई थी। ये सारी स्कीम किस लिए थी, बच्चों की जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करने के लिए। आई रिपीट, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, एसएसए और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये सारी चीज किस लिए रन की गई थी कि बच्चे की जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम किया जा सके। अगर प्रैक्टिकली देखें, जो केरल है उसमें साक्षरता दर क्या है, मतलब जो एजुकेशन रेट है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनकी ड्रॉप आउट रेट सबसे कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो जो यहाँ पे क्या होता है कि शिक्षा जो होती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं 5 साल पूरे भी नहीं होने देते हैं, उससे पहले अपना नाम कटवा लेते हैं। कई बच्चे 8 साल भी पूरा नहीं होने देते, उससे पहले अपना नाम कटवा लेते हैं। तो उसी रेट को कम करने के लिए स्कूल में क्या करते हैं, अलग अलग आप कुछ ना कुछ स्कीम्स रन करते रहते हो। दैट इज योर ड्रॉप आउट रेट। एक होता है वेस्टेज। अपव्यय क्या होता है, जब मान लीजिए एजुकेशन जो है उससे व्यक्ति को बहुत कम या कोई मतलब सपोर्ट ना मिले, तो उसे क्या कहते हैं, शिक्षा का अपव्यय, ठीक है। मान लीजिए आपने पूरी एजुकेशन ले ली, अब आपको कोई जॉब नहीं लग रही है, आप कुछ आगे लाइफ में कर नहीं पा रहे हो, तो एजुकेशन जब आपको आगे सपोर्ट ही नहीं कर पा रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टेज ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा क्या होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका स्नेलन चार्ट, जो है उसका संबंध किससे है। जो स्नेलन चार्ट होता है ये आपका रिलेटेड होता है विजुअल इंपेयरमेंट से, ठीक है। विजुअल इंपेयरमेंट जो होती है उससे रिलेटेड होता है आपका स्नेलन चार्ट। यानी कि आपका जो विजुअल कैपेसिटी है वो कितनी है, आप चार्ट पे जो अक्षर लिखे हैं या फिर कोई भी इमेज है उसको कितना डीप तरीके से और कितना मतलब फटाफट आप पढ़ पा रहे हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका स्नेलन चार्ट। इसमें क्या कहते हैं, चार्ट पर जो व्हाइट होता है उसके अपोजिट जो ब्लैक लेटर्स होते हैं उनको हम बच्चों से पढ़वाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मायोपिया होता है यानी कि जो निकट दूरी होती है उसके लिए भी हम इसमें कुछ ना कुछ टेस्ट करते हैं, और जो दूरी है वो कितनी होती है, 20 फीट, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आपका विजुअल इंपेयरमेंट। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका इन टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मान लीजिए कोई बच्चा है जो स्पेशल नीड वाला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उनकी टीचिंग के लिए मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी यूज। जो मल्टी सेंसरी अप्रोच होती है जहां पे बच्चा ज्ञानेंद्रियों को यूज करता है, तो मल्टी सेंसरी अप्रोच का मतलब क्या है, मल्टी सेंसरी अप्रोच होती है बच्चा देखकर सीखे, बच्चा स्मेल करके सीखे, बच्चा सुन के सीखे और बच्चा टच करके सीखे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। सेंसरी अप्रोच का मतलब यही होता है जहां पे बच्चा अपने सारी जो मल्टीपल सेंसेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज कर सके। तो विजुअल तरीके से मतलब देख के बच्चा, आंखें यूज हुई, ऑडिटरी कान यूज हुए, स्मेल नाक यूज हुई, टच जब आप किसी भी चीज को टच करते हो। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। यहाँ विजुअल सही है, ऑडिटरी सही है, लेकिन वेस्टिब्यूलर जो है वो यहाँ पे गलत है, क्यूटेनियस यहाँ गलत है, या क्यूटेनियस गलत है, या वेस्टिब्यूलर गलत है, ये नहीं होते आपके सेंसेस, ठीक है।
द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 रिकमेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 है उसका जो ड्राफ्ट है वो इनमें से किसकी अनुशंसा करता है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 है उसका मेन पर्पस क्या था कि 2025 तक 1 to 5th वाले जो बच्चे होते हैं प्राथमिक कक्षा जो है उसका सार्वभौमिकरण करना, ठीक है, और 2025 तक जितने बच्चे हो सके मैक्सिमम बच्चों को साक्षरता प्रोवाइड करना। मान लीजिए 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको 2025 तक बिल्कुल फ्री में एजुकेशन दीजिए, उनको विकासात्मक रूप से आप बच्चे की देखभाल कीजिए, बच्चे को जहाँ टेस्ट की ज़रूरत है वहाँ बच्चे का फिजिकल टेस्ट कीजिए, बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प कीजिए, ठीक है, उनको रटना जो है उससे दूर रखा जाए। आप किसी भी करिकुलम या पेडागोजी के थ्रू बच्चे को रटने पे मजबूर मत कीजिए, बच्चे को हमेशा चीज़ें सीखने दीजिए, ठीक है, बच्चे को फिजिकल एनवायरनमेंट दीजिए, वहाँ पे टॉयलेट वगैरह होने चाहिए, पीने का पानी हो, आप पीने का पानी हमेशा फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द करिकुलम एंड पेडागोजी मूव टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग हाउ टू लर्न अवे फ्रॉम द कल्चर ऑफ रोट लर्निंग। बिल्कुल सही बात है कि जो करिकुलम होता है, शिक्षा क्रम जो होता है और जो शिक्षण शास्त्र है उसको रटने की बजाय बच्चा जितना ध्यान से उसको सीखेगा और समझने की कोशिश करेगा रेदर देन रोट लर्निंग, तो उसमें बच्चा प्रॉपर तरीके से अपने आप को रिस्पॉन्ड कर पाता है। टू डेवलप इंपॉर्टेंट स्किल्स नॉलेज एंड वैल्यू फॉर 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के लिए जरूरी कौशल ज्ञान और मूल्य विकसित किए जाएं, ऐसा कुछ भी उसमें प्रपोज्ड नहीं था। स्टूडेंट शुड बी टॉट इन मदर टंग इन हायर सेकेंडरी क्लासेस, नहीं, जो छोटी क्लासेस होती हैं उनमें बच्चे को आप मदर टंग में पढ़ा सकते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में बच्चे को मदर टंग में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। असेसमेंट शुड हेल्प इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड शुड एम्फेसाइज ऑन मेमोराइजेशन, नहीं, रटने पर जोर नहीं देना है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। गाइडेंस मीन्स टू इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, गाइडेंस कैन बी गिवन इंडिविजुअली एज वेल एज इन ए ग्रुप, काउंसलिंग कैन बी गिवन कलेक्टिवली ओनली, गाइडेंस इज गिवन टू वीक स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। जो गाइडेंस होती है उसका मतलब क्या है, मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में बच्चा यहाँ स्टक हो गया है, ठीक है, तो जो लेव वाइगोस्की ने बोला था बच्चे को स्कैफोल्डिंग देनी जरूरी होती है, यानी कि बच्चे को पाड़ या ढांचा निर्माण, आप यहाँ बच्चे को गाइडेंस दीजिए, बच्चा अपने ओरिजिनल डेवलपमेंट तक पहुंच जाएगा। तो इनमें से गाइडेंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। गाइडेंस मीन्स टू इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, मार्गदर्शन का मतलब होता है बच्चे को निर्देश देना, बिल्कुल सही बात है, उसका मतलब ही यही है कि आप बच्चे को क्या कर रहे हो, थोड़ा सा निर्देश दे रहे हो। गाइडेंस कैन बी गिवन इंडिविजुअली एज वेल एज इन ग्रुप, जो गाइडेंस होती है वो इंडिविजुअली भी दी जा सकती है और गाइडेंस जो होती है उसे ग्रुप में भी दिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। जो गाइडेंस होती है उसको आप इंडिविजुअली भी दे सकते हो और गाइडेंस को आप ग्रुप में भी दे सकते हो, ठीक है। बच्चों को यहाँ पे निर्देश देना नहीं होता है, गाइडेंस का मतलब बच्चों की हेल्प करना होता है, यहाँ इंस्ट्रक्ट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, टू हेल्प स्टूडेंट्स। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे बच्चे को आप पूरी चीजें खुद ही बता दे रहे हो। काउंसलिंग कैन बी गिवन कलेक्टिवली ओनली, केवल समूह में दी जाती है, नहीं, काउंसलिंग इंडिविजुअली भी हो सकती है और काउंसलिंग ग्रुप में भी हो सकती है। गाइडेंस इज गिवन टू वीक स्टूडेंट्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गाइडेंस हमेशा वीक स्टूडेंट को दी जाती है, कई बार इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। When examinations are near, teacher should, जब एग्जाम पास में आता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, कॉल स्टूडेंट्स एट होम टू कंप्लीट द कोर्स, बच्चों को घर बुलाइए जिससे कि कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके, ऐसा कुछ नहीं है। टेल स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द कोर्स देमसेल्व्स, बच्चे को बोलो कि अपना कोर्स खुद ही निपटा ले, पूरा कंप्लीट कर दे, ऐसा भी नहीं होता है। गिव एक्स्ट्रा टाइम इन स्कूल टू कंप्लीट द कोर्स, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा जब बोर्ड के एग्जाम्स रन होते हैं तो स्कूलों में एक्स्ट्रा टाइम चालू हो जाता है, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं वो बच्चे को देना जरूरी है स्कूल में जिससे कि वो कोर्स को कंप्लीट कर सकें। सॉल्व फ्यू सेलेक्टेड क्वेश्चन, केवल कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा दो, ये भी गलत है, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन कैन बी डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स थ्रू, बच्चे के अंदर सहयोग की जो भावना होती है उसको डेवलप कैसे किया जा सकता है। लेक्चर ऑन कोऑपरेशन, बच्चे को जब आप लेक्चर दोगे तो उससे बच्चे में सहयोग की भावना आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप बच्चे को ग्रुप वर्क देते हो ना तो बच्चा क्या करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं, बच्चा एक दूसरे की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, दे अंडरस्टैंड ईच अदर। शोइंग पिक्चर्स ऑन कोऑपरेशन, नहीं, अगर आप सहयोग पे पिक्चर दिखा दोगे तो बच्चे सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंडिविजुअल वर्क, नहीं, यहाँ पे क्या है, बच्चे को ये क्या होगा, वैयक्तिक, यानी कि इंडिविजुअल जब आप वर्क दे रहे हो तो उसमें बच्चा कोऑपरेशन कैसे सीखेगा, वो तो अपना काम खुद कर लेगा। लेकिन जब आप बच्चे को ग्रुप वर्क देते हो तो ग्रुप वर्क में क्या होता है, बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करके और एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ते हैं।
अ टीचर शुड इवेल्युएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक टीचर जो है उसको इवेल्युएट करनी चाहिए बच्चे की परफॉर्मेंस किस टाइप के क्वेश्चंस के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो टीचर है उसको बच्चे की अगर परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है तो आप बच्चे से एमसीक्यूज भी पूछिए। एमसीक्यूज क्या होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इनका फिक्स्ड आंसर होता है लेकिन ये कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं। ऐसे टाइप ये आपके क्रिएटिव क्वेश्चंस होते हैं, बच्चा इसमें फ्री हैंडेड होता है और आराम से अपना आंसर लिखता है। शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें बच्चा 1 या 2 लाइन के अंदर अपना आंसर को फिनिश कर देता है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। एज चिल्ड्रन लर्न टू कोऑपरेट दे डेवलप। बच्चे जैसे जैसे सहयोग करना सीखते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करना सीखते हैं, तो वो क्या डेवलप करते हैं? कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट, सोशल एटीट्यूड, ऑल ऑफ द अबव। तो उनके अंदर सहयोग की भावना आती है, सहकारिता आती है, कोऑपरेशन आता है, कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़ा जाता है। टीम स्पिरिट की भावना आती है, मान लीजिए एक टीम पूरी बनके जो तैयार हो रही है कि कैसे टीम को आगे ले जाया जाता है। सोशल एटीट्यूड कि समाज में किस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तीनों ही चीजें क्या है? पॉजिटिव है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। व्हेन ए क्वेश्चन इज आंसर्ड रॉन्गली बाय द स्टूडेंट देन ए टीचर वुड। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर बच्चा गलत दे देता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? पनिश द स्टूडेंट फॉर गिविंग रॉन्ग आंसर? नहीं। बच्चा अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा है तो उस केस में आप बच्चे को पनिश नहीं कर सकते। करेक्ट द फॉल्ट इन द आंसर एंड टेल द स्टूडेंट? नहीं। अगर बच्चे ने गलत आंसर दिया है तो ये नहीं आपने सही आंसर बता के उस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। करेक्ट द आंसर विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। उस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए लेकिन बच्चे को एक प्रॉपर तरीके से मदद करके, ये नहीं कि पूरा आंसर बता दिया और उसको रटा दिया। लीव दैट क्वेश्चन एंड पोस्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? नहीं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को छोड़ दिया और हम कहाँ आगे प्रोसीड कर गए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्या है? गलत है। लेकिन आप जब बच्चे को करेक्ट आंसर बताते हो बच्चे की ही मदद लेके, दैट इज द इफेक्टिव मेथड टू इलेबोरेट द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। असेसमेंट एज लर्निंग हेल्प्स इन। जो असेसमेंट होता है ना, आकलन का मतलब क्या होता है? जिसमें हम ये जान सके कि बच्चे को कितनी नॉलेज है और बच्चे को कितनी नॉलेज नहीं है। एक होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग और एक होता है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है। सीखने का आकलन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? बच्चे को ना मूल्यांकन, यूनिट टेस्ट जो होते हैं या फिर ईयर एंड में जब आप ग्रेडिंग देते हो या रैंक देते हो, जो समेटिव टेस्ट होता है ना, वो होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आपने पूरे साल जो पढ़ा, मतलब आपके अधिगम का आकलन किया जाता है। आप पूरे साल जो भी पढ़े, इसमें बच्चे की जो उपलब्धि होती है उसको इसमें डिटरमाइन किया जाता है। इसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें क्या होता है? यूनिट टेस्ट या फिर जो ईयर एंड में एग्जाम लिया जाता है जब आपको ग्रेडिंग दी जाती है और आपको पास या फेल किया जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये पूरा साल चलने वाली प्रोसेस होती है। इसमें क्या करते हैं? जहां भी बच्चे के अंदर लर्निंग गैप दिखता है वहां बच्चे का लर्निंग गैप फिल किया जाता है। जो बच्चे के अंदर सुधार की जरूरत है उसको लाया जाता है। अगर टीचर को मान लीजिए इंप्रूवमेंट की जरूरत है, पेडागोजी चेंज करनी है, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, वो यहाँ पे होता है। सीखने में बच्चे की वृद्धि होती है, ये क्लास में ही इंटरनली चलता रहता है। फिर होता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग होता है जब बच्चा खुद के प्रदर्शन का आकलन खुद ही करता है। बच्चा क्या करेगा? अलग अलग इवेल्युएटिव मेथड जो है उनको यूज करेगा और उनको यूज करने के लिए वो क्या करता है? खुद से ही अपना इवेल्युएशन स्टार्ट करेगा। बिल्डिंग स्किल्स ऑफ लर्निंग टू लर्न अमोंग चिल्ड्रन। बच्चे के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशल का निर्माण करना। रिपोर्टिंग विदाउट लेबलिंग और कंपेयरिंग चिल्ड्रन। हेल्प्स टीचर टू रिव्यू एंड मॉडिफाई द टीचिंग लर्निंग। हेल्प्स टू एड्रेस लर्निंग गैप। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बच्चों के बीच, ठीक है, सीखने के लिए सीखने के कौशल का निर्माण। जब बच्चा खुद का आकलन खुद करता है तो वो क्यों करता है? कि वो लोगों के बीच क्या करे? सीखने के लिए, मतलब वो जो चीज सीखना चाह रहा है तो खुद उस चीज को सीखने की स्किल जो है वो अपने अंदर डेवलप कर सके। विदाउट लेबलिंग और बिना कंपेयर किए चीजों की बच्चे की रिपोर्ट तैयार करना, तो वो क्या होता है? लेबलिंग के बिना रिपोर्टिंग और बच्चों की तुलना, तो ये क्या होती है? आपकी समेटिव असेसमेंट। संशोधित करना और समीक्षा में मदद करना, ये सारे क्या होते हैं? आपके फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होते हैं। जबकि असेसमेंट एज लर्निंग जिसमें आप खुद को एनालाइज करते हो। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूड। जो शिक्षण अधिगम होता है और जो आकलन है उसकी तकनीक सम्मिलित करती है। एक्सप्लोरिंग चिल्ड्रंस आइडियाज, डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, वर्कशीट टू एसेस द एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। बच्चों का जो शिक्षण अधिगम है और जो आकलन है
उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं, बच्चे के जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करना कि बच्चा किस किस तरह के आइडियाज़ देना चाह रहा है, डेली लाइफ एक्सपीरियंस, बच्चे के जो डेली लाइफ से एक्सपीरियंसेस जुड़े रहते हैं उन चीज़ों को यूज़ करना, वर्कशीट यूज़ करना जिससे जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है यानी कि जो एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है उसकी समझ का आकलन किया जा सके। ठीक है, तो बच्चे के विचार की खोज भी होती है, दैनिक जीवन के अनुभव भी होते हैं, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट भी यूज की जाती है। ठीक है, दैनिक जीवन के अनुभव मतलब आपकी जो रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े हुए इंसिडेंट्स होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, तीनों ही पॉजिटिव हैं। जियोमेट्रिकल आइडियाज कैन बी एक्सप्लेन टू टोटली ब्लाइंड चिल्ड्रन बाय, जो पूरी तरह से नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनको जो ज्यामितीय विचार हैं उनकी व्याख्या कैसी की जा सकती है। वर्बल डिस्क्रिप्शन एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात है, बच्चे को आप क्या दीजिए, मौखिक डिस्क्रिप्शन दीजिए, क्योंकि बच्चा देख तो सकता नहीं है, तो अगर आप बच्चे को नॉन वर्बल डिस्क्रिप्शन देंगे तो बच्चा देखेगा कैसे, बच्चा उन चीज़ों को सीखेगा कैसे। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, बच्चे को मूर्त चीज़ें दीजिए, जैसे जो जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है उनको क्या करते हैं, ब्रेल मेथड के थ्रू समझाते हैं। बोलने वाले थर्मामीटर जो है उसका यूज़ किया जाता है, बोलने वाली घड़ी का यूज़ किया जाता है, बोलने वाले मोबाइल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सफ़ेद बेंत होती है उसका यूज़ किया जाता है, अबेकस यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए, कॉन्क्रीट। और डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए आपका, वर्बल। नॉन वर्बल होगा तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस सही है, वर्बल डिस्क्रिप्शन और एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस ये तो बिल्कुल ही गलत है, ओनली वर्बल डिस्क्रिप्शन ये भी गलत है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। वाइल असेसिंग द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड अ टीचर शुड, मान लीजिए विशेष आवश्यकता वाला जो बच्चा है उसका आकलन करते वक्त टीचर को मेक कंपैरिजन बिटवीन चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में कंपेयर आपको कभी भी नहीं करना है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो कहती है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे बच्चों को एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। लेवलिंग लर्नर्स है स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट नहीं, बच्चों के बीच में लेवलिंग नहीं करनी है कि ये इंटेलिजेंट है, ये कमजोर है, ये कैसा है। फोकस ऑन लर्निंग नॉट ऑन मार्क्स, बच्चे के अधिगम पर फोकस करना है ना कि मार्क्स पर, बिल्कुल सही बात है। जब आप बच्चे का आकलन करते हो, ठीक है, एक स्पेशल नीड के साथ, तो टीचर जो है उसको किस पे फोकस करना चाहिए, अधिगम पर ना कि नंबरों पर। प्रैक्टिसाइजिंग वीकली टेस्ट नहीं, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। आप बच्चे के अधिगम पर ध्यान दीजिए, ये मत ध्यान दीजिए कि बच्चा कितने नंबर ला रहा है। सो आई जस्ट होप गाइज कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।